यानी आप क्या मान लीजिए, फूफा जी को। क्यों फूफा जी को मान लीजिए, यानी आप, अरे वही फोकस है यार। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पर आप इसको जब बनाएंगे तो ये ऐसे निकलेंगे। अरे भाई एक मिनट, इसको करते हैं थोड़ी। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकालेंगे। ओके, जब ऐसे निकालेंगे यहाँ से तो ये आपका कैसे निकलेगा वो देखिए। ये ओके, ये निकल जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा, दूसरा जो किरण होंगी वो यहाँ से जाएंगी। बात को समझिएगा। और कहाँ से, फोकस से लिखेंगे ना। यहाँ देखो कैसे होगा, ये आपका इधर से देखिए, समझने की कोशिश करिए, यहाँ से टकराए तो इधर आया। ओके, अब क्या करेगा, अगर ये फोकस से होकर जाएगा तो समांतर चला जाएगा। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये फोकस है। ओके, तो यहाँ से अगर जाएगा, यहाँ से एक किरण यहाँ से जाएगा तो टकराने के बाद ये कहाँ जाएंगे वो देखो, ये देखो। अब ये देखो, ये ऐसे इसको हटा दो। ओके, ये हटा दो, समझने की कोशिश करो। इससे क्या पता चल रहा है, देखो अजीब लग रहा होगा आप लोग को। यहाँ से इसको देखो, ऐसा लग रहा है कि लग क्या रहा है, सही में दिख ही रहा है। ये वाला कहाँ पे आया है, इधर आया है। ओके, और दूसरा वाला, ये वाला यहाँ से यहाँ पे आया है। दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही क्यों लिया है। हर एक चीज के पीछे एक मकसद है, प्लीज समझना बात को बेटा। ये पहले आप नहीं बनाना, प्लीज समझो। पहले आप इस फिगर को मत बनाना। कहीं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आप खुद समझ लेना। देखो जरा, मुझे ये पता चल गया कि ये जो मेरे पास में फोकस होंगी वो कैसा होगा। देखो ये फोकस अपना कैसा होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ये वाला चीज कैसा होगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। ओके, अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति को आप बताओ। ये क्वेश्चन इसमें से आएंगे, पक्का आएंगे। हो सकता है कि जो ये डिजिट है, जो अंक है वो बदल रहे, बदल क्या है, पर इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। ओके, तो देखो बात को, यहाँ अवतल दर्पण पे हमने सर्किल डाल दिया है। मतलब कि आप लोग समझना, कहीं जल्दबाजी में आप अवतल दर्पण को अवतल लेंस मत समझ लेना। तो यहाँ अवतल दर्पण, जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो आराम से पढ़िए, क्योंकि ये जिंदगी की बातें हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण, दर्पण का फार्मूला ये होता है हमारे पास, ठीक है। और अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव होता है। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर और निगेटिव, हमने कहा कि अवतल दर्पण है तो निगेटिव रहेगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, उस दर्पण के सामने भी दर्पण बना लिया जाएगा, टेंशन मत रखिए। हमने क्यों नहीं बनाया अभी आपको बताऊंगा। के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन है, कोई एक वस्तु रखी है। ओके, तो वस्तु को हम किसे दिखाते हैं, यू से। यू से मतलब वस्तु को दिखाते हैं, मतलब वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी यू हमारा हो गया कितना, 30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, वस्तु सामने की तरफ है तो निगेटिव लगेगा। ओके ओके, फिर क्या कह रहा है कि ये जो वस्तु है उसकी ऊंचाई, यानी कि कितना लंबा है, यानी कि लंबाई कितना इसका, तो वो दिया 2 सेंटीमीटर। ओके, तो चूंकि वस्तु ना, तो वस्तु को हम आई से दिखाएंगे कि ओ से, भैया ओ से दिखाना आप लोग। ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, 2 सेंटीमीटर। ओके, ये 2 सेंटीमीटर होगा,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। तो कह रहा है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा इससे, तो पहले देख लेते हैं। अभी स्थिति, आकार, प्रकृति, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले देख लीजिए, इसी फार्मूला में रखिए तो 1/f, यफ कितना है 15, लेकिन निगेटिव के साथ में है, तो आप क्या लिखेंगे 15 तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ निगेटिव के साथ में, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह है, आप बराबर लगा लोगे। अब बेसिक से आपको मैथ ना समझ में आए तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है, 1/, यहाँ पे देखिए v मतलब वस्तु की दूरी है कि प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की है, वस्तु का तो नहीं है। तो प्रतिबिंब की, तो हमें कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं दिया है, तो बस उतार लो आप। ये प्लस है, प्लस लगा लो, 1/u, u का मान कितना बेटा -30, तो तुम भी लगाओ यहाँ -30, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करो समझना, ये अपने पास है 1/15, ठीक है, ये निगेटिव है, निगेटिव का लेना, इज इक्वल टू, जरा देखना, ये 1/v है बिल्कुल, और देखिए ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस से माइनस होता है, यहाँ पे क्या करेंगे -1/30, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये अंक है, ये भी अंक है, अंक को अंक की तरफ करो, अंक एक तरफ करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1/15 है, आप समझना इस चीज को, ये निगेटिव, कितना होगा 30 होगा। तो अगर यहाँ पे 30 होगा तो जरा ध्यान से देखें, ये 30 आप तो यहाँ पे लिख दिए, अब 15 का भाग देंगे तो 15 दूना 30 होता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा लेंगे, ये 2 हो गया, और ये निगेटिव साइन है तो आप यहाँ निगेटिव लगा लेना, ये प्लस है प्लस, देखिए 30 में 30 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 का नाम 1 ही होगा, बराबर 1/v, बोलो ठीक है। अब -2 में से 1 जाएगा तो -1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बटे कितना 30, बोलो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/v, ठीक है, ये ऊपर वाले 1 कट गए तो v का मान -30 आ गया, क्योंकि निगेटिव है यहाँ पे, तो v बताओ, तुम सारे के सारे बताओ, ये आंसर तुम्हारा हो गया। लेकिन देखो मैं फिगर पहले क्यों नहीं बनाया, देखो आप समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर कैसे फिगर बनाना है, तुम लोगों के पास में ये रहेगा। अब क्या करना कि देखो ये दर्पण, अवतल दर्पण, देखो अगर अवतल दर्पण ऐसे है, समझना ध्यान से, नहीं तो फिर कहोगे आधा देखोगे और होशियार बन जाओगे। देखो यहाँ पे ये अपने पास में कोई वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है, कितना दूरी पर है बाबू 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना दूरी पर है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहा है, ये क्या होता है, यहाँ से यानी कि P से, यानी पोल से, ध्रुव से इसकी दूरी, जिसको हम U कहते हैं, क्या कहते हैं U कहते हैं बाबू, ये U, तो U आपका कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो आपका V का भी मान 30 आया है। इसका मतलब कि इसी के जस्ट नीचे ही क्या बनेगा, ये आपका प्रतिबिंब बनेगा, और निगेटिव साइन मतलब जो ये लाइन आप देख रहे हैं उसके नीचे है ना, तो निगेटिव साइन रहेगा। अब ये 30 सेंटीमीटर नीचे हो गया। अब अगर आप तो इसको पढ़ करके आप इमेज बनाते, मतलब कि ये चित्र बनाते, तो शायद आप गड़बड़ कर जाते, लेकिन जब ये आ गया, अब यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दीजिए, पहले ही छोड़ दिया करके, और अब यहाँ पे इसको बनाइए। अब बनाइए तो ऐसा कुछ बनाइए, ठीक है, ये अपना C होता है, क्या होता है C होता है, और यहाँ पे कौन होता है, मतलब C मतलब केंद्र, और ये अपना फोकस होता है। तो यहाँ से ऐसे, अब उसको इसकी हेल्प से आप लोग बना लोगे, मतलब ऐसा बनाना कि ताकि ऐसे जाएगा, देखो यहाँ से फिर ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे टकरा करके फिर ऐसे, तो यानी कि ये देखो यहाँ नहीं मिलना चाहिए, आप लोग अपने से ऐसे करके मैनिपुलेट करना इसको, ताकि इस तरीके से करना कि ये वाला देखो, ये चीजें यहाँ से जो ऐसे करके यहाँ से जा रहा है,
और ये चीजें, दोनों चीजें कौन कौन सा, ये वाला जो चीज है यहाँ से ये जो जा रहा है मतलब ये वाला किरण, और यहाँ से जो टकरा के ये वाला यहाँ से जो जा रहा है, ये दोनों यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, ये यहाँ पे मतलब ऐसा मिलाओ कि ताकि ये दोनों एक साथ में एक ही ऊंचाई पर मिले। ये तो कर लोगे क्योंकि इसको क्लास में भी डिस्कशन किया गया था। अब देखो रही बात की स्थिति इसकी क्या है, फिर आकार क्या है, तो देखो जब किसी के बराबर बन रहा है तो आकार इसका सेम होगा, सेम साइज के होंगे। अच्छा प्रकृति इनका कैसा होगा, नेचर, नेचर देखो पहले तो देखो उल्टा होगा कि नहीं, उल्टा होगा। अच्छा और ये देखो उल्टा होगा होगा और समान होंगे, ऊंचाई में समान होंगे, उल्टा होगा। और स्थिति मतलब कहाँ बनेगा, तो ये जहां पे वस्तु रखा हुआ है वस्तु के ठीक विपरीत बनेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये पोल मतलब ध्रुव और अनंत के बीच में बनेगा, तो सही बात है, ये ध्रुव है और अनंत इधर अनंत होता है, तो ध्रुव और अनंत के बीच में बनेगा। लेकिन आप उससे भी अच्छा है आपको कहना कि जहां पर वस्तु है उसके ठीक ठीक नीचे ये बनेगा इमेज। अच्छा और आपसे क्या पूछा है, और तो बस यही आपके क्वेश्चन यही ओवरऑल है, और ऐसे आप लगाएंगे तो आप अच्छा से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत ज्यादा प्रायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, जो कह रहा है उतना करो। क्या कह रहा है, अवतल दर्पण, ओके ठीक है। अवतल दर्पण के लिए हम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अपने सामने वो जो दर्पण है अपने सामने, सपोज करो कि ये दर्पण है, समझे ना, ये देखो तो ये तो कलई किया हुआ है, तो ये तो इसका तो ब्लॉक हो गया, तो सामने वाला कौन होगा, ये इधर से दिखेगा, तो मान लो पोल है। क्या कह रहे हैं, कोई अवतल दर्पण अपने सामने, यानी सामने मतलब इधर कितना 10 सेंटीमीटर, कहां से हमने पाया, देखो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी बिंब। अब यहाँ पर कोई बिंब है, यानी कि बिंब बोले तो इंसान, बस्ट को बिंब कहते हैं, और उसका छाया जो होता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो बिंब और प्रतिबिंब में ही कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। क्या कह रहे, बिंब का 3 गुना, कितना 3 गुना, यानी अगर ये है 2 सेंटीमीटर का इंसान होगा तो उसका प्रतिबिंब कितना होगा 6 गुना, ये 2 3 6, तो क्या कह रहे हैं, बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर इंसान है 10 मीटर का तो उसका प्रतिबिंब 3 गुना यानी कि 10 में 30 मीटर का होगा। दे यार सोचो ऐसे ही सिंपल सा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, या फोकस की नहीं बात किया भाई, कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से, ये दर्पण है, यहां से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, बस क्या हुआ देख समझो। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा कि जब यहाँ पे ये बोल दिया है कि यहाँ देखो अच्छे से 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए, 5 गुना आ जाए, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वो आवर्धन पूछ रहा है, और आवर्धन का फार्मूला हमको और आपको क्या पता है, यम बराबर होता है माइनस का v/u, होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। अब क्या करें 3 गुना, तो यम की जगह पे अब वहां पे 4 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, अगर 5 गुना रहेगा तो यहाँ 5 लिख देंगे, लेकिन वो तो 3 गुना पूछ रहा है तो यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है, बराबर ये v मतलब दूरी किसका, प्रतिबिंब का, ओके। पर प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हमें पता ही नहीं है तो मैं वैसे छोड़ दूंगा, और यहाँ पे माइनस है लगा दो, ये बटे है, बटे कर लो, u कितना बेटा, कितना, अपने सामने 10 सेंटीमीटर, अगर सामने है तो नेगेटिव होगा, पीछे रहता तो प्लस होता है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर सामने है तो यहाँ ऐसे लगा लो, ओके। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये 3 लिख लेना है, बराबर ये v है। अब देखो बेटा ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो कितना होगा, ये 10 बचेगा, तो देखो जरा यहाँ पे, यहाँ समझो कुछ नहीं तो 1 है, तो कैंची गुणा कर दो,
कितना हो गया 10 तिया 30 इज इक्वल टू वी बन जाओ, यानी वी वेक्टर नंबर वी कितना कितना है ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लो, खुद सोच लो कि 10 सेंटीमीटर दूरी था, तिगुना 10 तिया 30 ही होगा। यहां से भी वेरीफाई हो रहा है। ओके, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जितना कहे आप जाके सवाल को तोड़ो मरोड़ो मत, ये थोड़ी पूछा है, पर पूछा कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, आगे पीछे ये तो नहीं कहा ना। तो तुम्हें क्या करना कि आगे उससे बनेगा या पीछे बनेगा, बस जैसा क्वेश्चन दिया ऐसे आंसर दे दो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं तीसरे और या चौथे क्वेश्चन पे, जो भी आपका हो क्वेश्चन। देखिए ये वैरायटी का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और इसी आधार पे क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ और आप लोग हर एक चीज़ को करिए, पर प्लीज़ इन प्रकार के क्वेश्चन को, इस प्रकार के नेचर वाले क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर मतलब देख करके पहले जाइए, देख करके जाइए, एग्जाम में बैठिए, मिलेंगे क्वेश्चन। देखिए 15 सेंटीमीटर, ये अपना 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। किसी उत्तल दर्पण, देखो बेटा उत्तल और दर्पण, उत्तल दर्पण में जो फोकस होती है, उत्तल दर्पण में जो फोकस होती है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्ट, जो यह मेरा होगा वो प्लस कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कोई बिंब मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, प्रतिबिंब का मतलब होता है उसकी छाया, लेकिन यहाँ पे बिंब कह रहे हैं कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु यानी कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ओके, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि यू का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ओके, पर आप देखो किसी भी दर्पण की बात करिए, ये दर्पण है, आप देखें ये दर्पण है ना, लेंस तो नहीं है, लेंस नहीं है, पहले क्लियर कर लीजिए कि लेंस है कि दर्पण है। तो क्या होता है इसमें, आपके पास में जो सामने वस्तु रखी होती है वो निगेटिव में होता है, तो यहाँ पे अपने पास निगेटिव होगा। ओके, अब आप देखें प्रतिबिंब की स्थिति हमको बतानी है और उसकी प्रकृति बतानी है। ठीक है, यानी कि मैं ये जानता हूँ फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये प्लस क्यों, क्योंकि दर्पण है। ध्यान रखना, आपकी एक जो असतर्कता जिसको बोलते हैं, मतलब कि आपकी लापरवाही जिसको बोलेंगे, आपकी एक लापरवाही आपकी सवाल को और आपके कैरियर को खराब कर सकती है, प्लीज समझना। 1/f, तो 1/, यहाँ ये आपका मतलब 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, बराबर है, बराबर लिख देंगे 1/v, हमें नहीं पता, प्लस 1/u कितना है -10, तो क्या लिखना है -10। ठीक है, अब देखो 1/15, देखिए अंक को एक तरफ करके, तो देखिए पहले तो देख लीजिए ये प्लस और माइनस से क्या होगा माइनस, प्लस और माइनस से माइनस, तो माइनस के 1/10 इधर आएगा, तो क्या आएगा प्लस का 1/10 हो जाएगा। फिर से समझिए 1/15 तो उतार दिया, ये प्लस और माइनस से क्या होता है माइनस, तो माइनस का 1/10 इधर हुआ ना, लेकिन बराबर के इधर आएगा जब, तो वही माइनस के 1/10 इधर आएगा, तो प्लस 1/10 हो जाएगा, बराबर कितना बेटा 1/v। अब देखिए 15 और 10 का लघुत्तम निकाल लीजिए फटाफट, ये कितना है 15। अब यही मत निकालिएगा, रफ कार करने के लिए अलग पीछे पेज पर आप रफिंग कार कर लीजिएगा। ये अपना 10 है, तो कितना जाएगा 2 से पहले काटेंगे, 15 तो नहीं कटेगा, ये 2 5 10 होगा। अब आप 3 से काटिए, 3 5 15, ये 5 उतर जाएगा, फिर ये 5 से चला जाएगा, 2 3 6 5 30, तो ये 30 इसका लघुत्तम होगा,
15 का पहाड़ा पड़ेंगे, मतलब पहले तो पहाड़ा नहीं पड़ेगा, पहले भाग देंगे। 15 दूना 30, तो 2 होगा। अब 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो 2 1 करना 2। फिर से सुनिए, 15 का भाग दिया जाता है, तो 15 को कितनी बार आप पढ़ें ये 30 हो जाए, तो 15 दूना 30, ये 2 है, जो 2 है ना, उस 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 करना 2, ये प्लस है, प्लस है। ये 10 का भाग दे देंगे 30 में, तो 10 तियां 30, 3 आया, 3 का 1 में करेंगे, 3 1 करना 3 हो गया, बराबर 1/20। ठीक है, 3 2 5, 5/30 बराबर 1/20। देखो 5 1 करना 5 और 5 छका 30, एक ऊपर यहाँ एक ऊपर यहाँ, दोनों 1 1 कट गया, तो v बराबर कितना आया 6 सेंटीमीटर। कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो यहाँ ये डाल के मतलब ऐसे लिख सकते हो, प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ इसे डाल के एक लिख देंगे प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे प्रकृति से ना, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, वही प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, ये 6 है तो 6 प्लस में है ना, तो ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर रहेगा, तो ये सीधा होगा और आभासी होगा, क्योंकि कौन सा लेंस है, मतलब कौन सा दर्पण है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, कोई चीजें आभासी बनेंगे। क्यों आभासी बनेंगे ये पता है ना, सीधा आभासी, क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि ये कभी आपस में मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मेरे भाई प्लीज समझना यार, क्या आप लोग, यहाँ छोटा से मैं बना रहा हूँ, देखो ऐसे है और यहाँ पे देखो ये ऐसे है। अभी क्या हो रहा है, कलाई तो अंदर से करेंगे ना, तो देखो ऊपर वाला उभरा तल, उत्तल तो उभरा तल, तो यहाँ से अगर किसी चीज को आप रखते हो, तो यहाँ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी, ये देखो कोई ऑब्जेक्ट है बी, तो यहाँ से जब ऐसे रेज जाएंगी तो एक्चुअली में यहाँ इंटर नहीं करती मेरे भाई, क्योंकि कैसे इंटर करेगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है। ओके, रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो रियल में तो ये इधर जा रही है, मतलब इधर जा रही है रियल में, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होगा। देखो ये चीज ना, ये ऐसे मिलता हुआ प्रतीत होगा, और जो चीज प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, वो तो आपका आभासी होता है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए लिखा सीधा और आभासी। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 सेंटीमीटर है, तो आप सोच के देखिए कि ये तो माइनस में नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, ये आपका अगर निगेटिव में होता तो सामने बनता। ओके, निगेटिव में होता तो सामने बनता, ये तो पॉजिटिव है, यानी कि ये लेंस से, देखो सॉरी लेंस बार बार आ रहा है, दर्पण, ये उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा बेटा, पीछे, तो इसकी स्थिति क्या होगी, दर्पण से पीछे। तो क्या लिख लीजिए यहाँ पे, दर्पण से पीछे, यहाँ लिख लीजिएगा दर्पण से पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण से पीछे। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, सीधा तो है, सीधा है पर आभासी है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है, याद रखना। अभी हम दर्पण लगा रहे थे, अभी क्या पूछ रहे हैं, लेंस, लेंस, लेंस याद रहे। फोकस दूरी ज्ञात करना है, हम क्या जानते हैं, मुझे क्या पता है, ये मुझे पता होना चाहिए। P यानी पावर 1/F, कैसे, क्योंकि यहाँ क्षमता दिया है, क्षमता मतलब पावर, पोटेंशियल, पावर, पावर कितना है, -2 डायोप्टर है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, -2 डायोप्टर बराबर 1। और फोकस, तो मुझे फोकस दूरी तो पता करना है, इधर ला लो, ये इधर और ये इधर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका फोकस दूरी चाहिए ना भाई,
तो इसको इधर करो, तो F इज इक्वल टू 1 अपन ये -2 इधर हो गया। सही है। अब देखो ध्यान से, इसको जब भी फोकस को लिखा जाता है तो 100 से क्या करके मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, हमेशा याद रखना। तो आप ऐसे कर लो 100, ठीक है। तो हो गया P 100 एक 100 अपन ये काट दीजिए, कितना आएगा 50 आएगा ना 50। तो F इज इक्वल टू 50, लेकिन याद रहे यहाँ निगेटिव है। ओके, तो यहाँ निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। ये किस में आ गया सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को याद रखिएगा हमेशा, कहीं मीटर में दे देगा तो उसके लिए क्या करेंगे। ओके, ये सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में कहेगा तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो चेंज कर लेंगे ना। अब देखिए ये 50 माइनस में है, तो फोकस दूरी, किस लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होता है। आप लोग इस चीज को भी बड़ा अच्छे तरीके से, कल का दिन है, आप लोग उसको किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल की चीज़ों को बहुत आसानी से करिए। देखिए ये हमारे पास में, अगर आपको पता हो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ जल्दी में। पहले देखिए अवतल, ऐसा देखिए आपको खत्म हो गया आंसर, लेकिन मैं इसका बता रहा हूँ। अवतल अगर दर्पण रहेगा तो उसका फोकस निगेटिव होता है। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है निगेटिव। अब ये अवतल दर्पण है, लेकिन अब लेंस पे आ जाओ, तो लेंस में जो हमारे पास होता है वो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है निगेटिव होता है। फिर दर्पण पे आओ, उत्तल दर्पण, देखो अवतल दर्पण का निगेटिव होता है, तो उत्तल दर्पण का कैसा होता है पॉजिटिव। और यहाँ उत्तल लेंस का निगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये क्या है उत्तल लेंस, तो यहाँ क्या अवतल लेंस, अवतल लेंस का फोकस कैसा होगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव। देख लीजिए अवतल दर्पण निगेटिव, अवतल दर्पण निगेटिव, तो देखो उत्तल दर्पण कैसा है पॉजिटिव, और उत्तल लेंस या लेंस पे आ गए, ये लेंस निगेटिव। क्यों यहाँ पर सोचिए ना भाई, जरा फिर से देख लो, कोई बात नहीं है। अवतल दर्पण निगेटिव होता है तो उत्तल लेंस निगेटिव होता है। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण, अभी दर्पण में कह रहा हूँ, उत्तल दर्पण अगर देखो ये अवतल दर्पण तुम्हारा क्या होगा निगेटिव, उत्तल दर्पण क्या होगा पॉजिटिव। अब फिर क्या होगा उत्तल लेंस अगर तुम्हारा निगेटिव होगा तो अवतल लेंस तुम्हारा निगेटिव नहीं होगा, ये तो प्लस होगा। तो ये चीजें देखिए दर्पण लेंस माइनस माइनस, यहाँ पर भी दर्पण लेंस प्लस प्लस। देखिए अवतल उत्तल, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, ये आपके पास में चीजें हुआ करती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। देखो यहाँ पे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा तो यहाँ पे c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये दिया रहेगा, कोई बात नहीं है। अब देखिए प्रकाश वायु में, तो देखो क्या अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, तो आप क्या करिए ना यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे जो आपके पास में n का वैल्यू है, ये अपवर्तनांक को जब भी अपवर्तनांक देगा तो आप n लगा लीजिएगा, तो ये कितना है 1.5 है। ओके, अगर कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, अच्छा तो कहते हैं कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी कि कांच में देखो ये वेलोसिटी माने वेग या चाल, किसमें कांच में, क्यों कांच में प्रकाश की चाल ना जी, तो ये ग्लास में कांच, कांच में वेग कितना होगा ये हमको पूछा है। इसके लिए क्या करें, हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास होता है n बराबर क्या होता है c/r,
वी होता है कि नहीं होता है? होता है। ओके, और वी या वीजी कर लो और अच्छा रहेगा। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ का वैल्यू कितना 1.5, तो आप लिख दोगे यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिख दोगे 1.5, ये n का वैल्यू है, इज इक्वल टू, इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा, चाहे वो MCQ में मिलेगा पर मिलेगा जरूर। और ये c है, तो c का वैल्यू कितना बेटा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, ये अपने पास Vg है, तो Vg को इधर कर देंगे तो ये 1.5 उधर चला जाएगा, कहाँ नीचे, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो Vg इधर आ जाएगा, तो ये Vg हो गया इज इक्वल टू कितना बेटा, ये तो अपनी जगह पे है 3 इंटू 10⁸ ओवर कितना 1.5। अब आप ही बताओ, ये 1.5 है ना, तो 1.5 दूना कितना होता है 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो जरा, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3 आ रहा है ना, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, तो Vg कितना आ गया बेटा, Vg आ गया 2 गुणे 10 पे पावर कितना 8, और इसके आगे क्या लिखेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर होगा। इसको नोट करके फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस प्रकार का सवाल आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। यदि y के सापेक्ष कांच, देखिए y के सापेक्ष कांच, तो ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं y के सापेक्ष कांच, तो देखो पहले y है, तो यहाँ एयर मतलब y के सापेक्ष कांच। ओके, ये से लिखा जाएगा एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तन कितना 3/2, 3/2, उसका क्या करें y के सापेक्ष कांच और y के ही सापेक्ष जल भी। पहले देखो y के सापेक्ष कांच था, फिर y के सापेक्ष ही जल, तो y के सापेक्ष जल का मतलब AN, क्योंकि y के सापेक्ष जल का कितना है बेटा 4/3, 4/3, ये आया कि नहीं आया बोलो। देखो यदि y के सापेक्ष y पहले है, तो एयर के सापेक्ष ग्लास का 3/2 है, और क्या करें, और कह रहा कि फिर y के ही सापेक्ष जल का, एयर के सापेक्ष जल का, यानी एयर के सापेक्ष, अच्छा यहाँ जल है ना, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए वाटर, ये तो ग्लास को मैंने लिख दिया था, तो क्या होना चाहिए वाटर, क्योंकि देखो y के सापेक्ष कांच, तो कांच मतलब ग्लास मतलब कांच हो गया, तो एयर के सापेक्ष ग्लास का 3/2 है और एयर के सापेक्ष वाटर का 4/3 है, तो कांच के सापेक्ष जल का, तो पहले क्या है कांच आया है, तो कांच मतलब ग्लास, ग्लास के सापेक्ष किसका जल का, तो देखो ग्लास के सापेक्ष जी है और जल का, जल मतलब वाटर का, ये आपसे पूछ रखा है। ओके, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो देखो ये थोड़ी सी टाइम निकाल करके इसको प्लीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे मैं कह दूं कि 100 नंबर के सापेक्ष आपका 90 नंबर मिला है, क्या बोलूंगा इसको मैं, 100 नंबर के सापेक्ष आपको 90 नंबर मिला है, तो यहाँ पे जिसके सापेक्ष कहा जाता है वो नीचे लिखा जाता है, 100 नंबर के सापेक्ष आपको 90 मिला है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, फिर से प्लीज समझो ना, 100 नंबर के सापेक्ष आपको 90 नंबर मिला है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है y के सापेक्ष कांच, तो किसके सापेक्ष, यहाँ 100 नंबर के सापेक्ष आपको 90 नंबर मिला है, तो ऐसे यहाँ पे एयर यानी y के सापेक्ष ग्लास, तो बताइए कौन पहले रहना चाहिए, नीचे कौन रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या है 100 नंबर के सापेक्ष 90 नंबर, ऐसे एयर के सापेक्ष ग्लास 100 नंबर के सापेक्ष 90 नंबर, ऐसे एयर के सापेक्ष ग्लास, तो एयर नीचे होगा, नहीं बताएगा कोई, सच बता रहा हूं, और ये जी ऊपर होगा।
क्यों, क्या मिला इससे? अरे भैया बहुत कुछ मिल गया, इंटर तक मिल गया आपको, खजाना मिल गया। देखो जी अपान ए, जी अपान ए कितना है 3/2, 3/2। अब कुछ भी निकाल सकते हो, अभी देखना जरा। अब देखो, अब जैसे तुमसे कोई बोलेगा एयर के सापेक्ष वाटर, यहाँ पे कहते हैं एयर के सापेक्ष क्या ग्लास, ऐसे एयर के सापेक्ष वाटर, तो इसका मतलब एयर के सापेक्ष, तो मतलब कि एयर कहाँ लिखा जाएगा नीचे और वाटर ऊपर। ओके, कितना ये है वैल्यू 4/3, 4/3। अभी कोई को तोड़ दिया गया, समझ में नहीं आ रहा है, इसको तोड़ दिया गया। सर ये आंसर आ गया क्या? बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं आया, ये तो मैं समझा रहा था भाई। देखिए ये इसको आप सोचिए, ये नहीं है, ये तो ऐसे समझाने के लिए था। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये ग्लास है ना, ग्लास के सापेक्ष वाटर, तो ग्लास के सापेक्ष तो ग्लास कहाँ रहेगा नीचे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ग्लास नीचे रहेगा, ग्लास के सापेक्ष वाटर तो वाटर ऊपर रहेगा। अब यही हमसे पूछा है, बोलो बेटा ये आया कि नहीं? अब देखो कैसे करो, ऐसा काम करो ना कि ये W और ये G ये आ जाए, कैसे आएगा जरा यहाँ पे देखो, जरा को बड़े देखो, ये W/G है ना, तो ये देखो समझो, प्लीज समझो ना, W/G, W/A देखो, W/A मतलब W/A सही है, बटे G/A, G/A सही है। अब बताओ W/A का मान कितना, 4/3, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 4/3, ये 3 है भाई, ये 3 है, ये बटे है, बटे लगाओ। G/A का मान 3/2, 3/2। अब बताओ ये तो करने आता तुम लोग को ना, 4/3 गुणे ये ऊपर चला जाता है 2 बटे ये 3 नीचे आ जाता है, होता है कि नहीं? देखो 2 ऊपर और 3 नीचे, तो कितना हो गया 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9, किसका मान आया है? अब अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो देखो क्या करो, इसको और सॉल्व करो। देखो ये W/A है ना, तो A से ये तो कट गया, A से ये कट गया, तो क्या W/A आया, क्या आया W/A आया कि G आया, क्योंकि A और A कट गया ना, W/G आ गया। तो W/G का मान कितना आ गया 8/9, W/G का मान कितना आ गया 8/9। और तुमसे क्या पूछा था, W/G का मान, W/G का मान कितना होना चाहिए 8/9, यानी कि W/G किसको कह रहे हैं, कांच के सापेक्ष वाटर, तो कांच के यानी ग्लास के, तो ग्लास नीचे रहेगा, कैसे, जैसे 100 के सापेक्ष 90, ऐसे ग्लास के सापेक्ष वाटर। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को 2-3 बार देखना प्लीज। ये अब देखो प्रिज्म पे किस तरीके से सवाल आ सकता है, तो प्रिज्म के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो अपवर्तनांक होता है प्रिज्म का n, वो कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कितना होता है वो होता अपना साइन, ये साइन होता है कितना, ये देखो होगा सिग्मा am प्लस A अपॉन टोटल, ऐसे। ओके, और उसके बाद यहाँ बटे साइन A/2। क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि अगर मुझे ये, अच्छा ये यहाँ नहीं, मतलब थोड़ी बराबर में ऐसे होगा ना, ऐसे बराबर में चीज होगा। इसको याद करने से मुझे क्या फायदा होगा, जरा सोच के देखिए। अगर मेरे पास में यहाँ पर कोई प्रिज्म दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसे बनेगा समझो प्लीज। अब क्या हो रहा है कि ये है प्रिज्म कोण, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ए से दिखाते हैं। तो मान लीजिए प्रिज्म कोण मेरा 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री। ओके, आप समझने की कोशिश करिए। अब मैं यहाँ से कोई किरण मैं यहाँ डाल रहा हूँ,
समझिएगा प्लीज। ये यहाँ से और जब ऐसे डाल रहे हैं तो ये ऐसे विचलित होकर फिर ऐसे चला आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो और 7 कलर में विबग्योर के नाम से हम लोग जानते हैं। 7 अच्छा, इससे ये विबग्योर से भी क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं बताऊंगा। तो ये इस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन आएंगे तो क्या बोलेगा। अब आप देखिए, अगर ये आप ये इसके लाइफ में अगर प्रिज्म नहीं आया होता तो ये तो जो आपको रेड वाली लाइट मतलब लाइट दिख रही है, ये तो ऐसे सीधा चला जाता, ऐसे सीधा जाता कि नहीं जाता। और अगर इस चीज को जो कि मुड़ चुका है ना यहाँ से, अगर इसको आप मिलाते पीछे तो ये कुछ ऐसे मिलता कि नहीं मिलता। ये सीधा देखो, ये ऐसे, ये सीधा मिलता। तो ये दोनों आपस में जहां पर मिल रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डेविएशन। डेविएशन मतलब विचलन, और इसको मिनिमम डेविएशन कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये भी एंगल यानी ये भी कोड आपको दिया रहे क्वेश्चन में कि विचलन कोड कुछ भी दिया रहे उसका मान, जैसे मान लीजिए इसका मान मुझे दिया है, विचलन कोड का मान 60 डिग्री। इसका मान कितना दिया है, 60 डिग्री। ध्यान से सुनो, चालाकी ज्यादा मत करो बेटा। यहाँ पे 60 डिग्री पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िए। ये 60 डिग्री सिग्मा एम का मान हो गया यानी विचलन कोड। और ये जो आपके पास में प्रिज्म कोड कितना है, जिसको ए से दिखाते हैं, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, वो 60 डिग्री है, यानी दोनों 60 डिग्री है। एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री है और डेविएशन भी 60 डिग्री है। मुझसे ये कह रहा है कि बताइए ये प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा, इसकी पावर। अपवर्तनांक बोले तो इसकी पावर कितनी है, यानी प्रकाश को अपवर्तनांक कहते हैं पावर टू बेंड, पावर टू बेंड अ रे। एक किरण को मोड़ने की पावर को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये जो मटेरियल जिसका प्रिज्म बना हुआ है, जैसे कि किसी चीज का फ्लिंट ग्लास होता है, फिर पायरेक्स ग्लास होता है, कई प्रकार के ग्लास होते हैं। तो उस ग्लास, जिस भी ग्लास का ये बना है, उस मटेरियल की, उस पदार्थ की पावर कितना है। कैसा पावर, किसी को उठा के पटक देने का पावर नहीं, प्रकाश को मोड़ने की पावर। तो इस मटेरियल का प्रकाश को मोड़ने की पावर कितना है, यही हमको देखना है। तो अब जैसे मान लीजिए इसी सवाल को लगा लेते हैं। तो देखो डाटा क्या कह दिया, यन का मान मुझे निकालना है। तो यन बराबर, देखो साइन है तो तुम साइन लिख लो। उसके बाद देखो सिग्मा यम यानी डेविएशन यानी विचलन। तो विचलन 60 डिग्री है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 60 लिख देंगे। उसका यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दो। अब बताओ एंगल ऑफ ए मतलब प्रिज्म कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 लिख दो। उसका बटे 2 है ना, 2 लगा दो, और ये ऐसे हो गया। सही है, ये पूरा बटे है, पूरा बटे लगाओ। ये साइन नीचे है, साइन लगा दो। जरा सोच के देखो, ए क्या है, प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण यहाँ पे 60 डिग्री है, तो तुम 60 लगा लो, और बटे ये 60 बेटा 60 बटे ये 2 है, 2 लगा लो, ये हो गया। बताओ यन बराबर, ये साइन है, तुमने साइन लगा दिया, और ये 60 और 60 120 हो गया। 120 को जब आप 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 60 ही आएगा। तो ये 60 हो गया, बटे ये साइन यहाँ पे 2 है और ये 60 है, भाग देंगे तो 30 आएगा, होगा ना। तो ये 30 हो गया। तो यन बराबर आपका, देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, आप लोग बताओ साइन 60 का मान कितना होता है। जैसे साइन 30 का मान मुझे अगर पता है 1/2 होता है, तो जो साइन 30 का मान होगा वो 60 का तो होगा नहीं। इसका मतलब ये, अगर मैं सही हूं तो कर्णे में 3/2 होता होगा। सही है, अब क्या करेंगे, कर्णे में 3/2, कर्णे में 3/2 ये उतार लिया और इसको पलट दिया, 2/1, 2/1, 2 और 2 गया। कर्णे में 3/1, तो कर्णे में 3/1 कर्णे 3 ही होता है।
यही आंसर है आपका n का मान। कहीं कहीं ऐसा रहता है कि n का मान कड़म 3 का मान जानते हो कितना होता है, 1.732। तो ऐसे में भी आंसर आपका आ जाएगा। बात क्लियर आ रही है? ये चीज, इस चीज को आप फिर से रिवाइज करिए, पीछे देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं क्यों लगवा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन मतलब बनेंगे। और थोड़ी सी और देख लिया जा रहा है, इसको हम रब कर रहे हैं। ओके, लिख लीजिए जल्दी से। और ड्रा अ प्रिज्म फॉर यू, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। ये थोड़ी सी आप लोग सही बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास 7 कलर होते हैं। मतलब 7 कलर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे करके कितने कलर होने चाहिए, 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे 7। इस तरीके से कुछ आपके होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ समझाने का। जरा यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है? भाई साहब नॉर्मल दिमाग तो लगा लो, सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है? ये वाला ज्यादा मुड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका तो ये ज्यादा मुड़ता होगा ना, और ये कम मुड़ा है। जो कम मुड़ता है उसको रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड। और जो बहुत ज्यादा मुड़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायलेट। ठीक है, क्या? वायलेट। ओके, अब देखो पूछेगा तुमसे क्या क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक ही नंबर में आए, पर ये क्वेश्चन आई थिंक आना चाहिए। क्या आना ही चाहिए कि किस रंग के प्रकाश के लिए, देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, किस रंग के प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा। अब तुम लोग को ये पता होना चाहिए ना कि तरंग वेवलेंथ क्या होता है। देखो वेवलेंथ, वेव मतलब होता है तरंग, और लेंथ मतलब लंबाई, तरंग की लंबाई। अब बताओ, अब ये भाई साहब हैं यहाँ पर, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। देखो ये यही से तुरंत मुड़ जा रहे हैं, मतलब इनसे कहा गया चलो कुछ दूर, ये तुरंत यहीं पे सिमट गए। और ये है तो ये कुछ दूर तक गया है ना। तो सबसे ज्यादा तरंग की लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य किसका होगा? लाल रंग के लिए। याद रहे, लाल रंग के लिए। अगर ये चीज आपको दिमाग में न बैठे तो ये समझ लीजिए कि जब फॉग होता है, कुहेसा होता है, तो उस कुहेसे में, उस कुहरे में दूर से आप किसी भी टावर को देखेंगे तो वहां से लाल चीज आप तक आता है और दिखता है। कुछ भी नहीं दिखे पर वो चीज दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इसका मतलब कि उसकी तरंग की लंबाई ज्यादा है। तो रेड वाले की तरंग की लंबाई ज्यादा है, मार देना रेड वाले। लेकिन अगर पूछ ले सबसे छोटा किसका होता है, तो उल्टा यही जो सिपट जा रहे हैं तुरंत ही, इनसे कहा के चलो भैया दूर, ये तुरंत बगल ले लिए, खिसक लिए ये, तो कौन से हैं? ये वायलेट हैं, वायलेट। ओके, अच्छा, और रेड वाले का सबसे ज्यादा होता है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा पावर किसका होगा, पावर, देखो समझने की कोशिश करना, इसकी पावर और इसकी पावर में, तो पावर किसका अधिक होना चाहिए? देखो पावर किसका अधिक होगा, तो पावर तो इसी का अधिक होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये दूर तक जा रहा है।
और ये तुरंत सिपट जा रहे हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो ये पावर की बात हो रही है। अगर इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यही क्वेश्चन है, बस दो बेसिक चीज आप लोग समझो। ये रेड वाला ज्यादा दूर तक जाएगा और ये वाइट वाला ज्यादा नहीं जा पाता है। इससे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ना बिखरते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में ये सारे के सारे, देखिए ये सारे के सारे ये धूल और कण है। जब इस पर सातों किरणें सूरज की गिरेंगी, सातों कलर की किरणें, तो देखो मान लीजिए यहां से गिरा, तो इससे टकरा करके तुरंत कौन जाली मोड़ता है, वायलेट वाला, बैगनी वाला। तो मुड़ा, फिर यहाँ टकराया, फिर मुड़ा, फिर यहाँ टकराया, यहाँ मुड़ा, फिर ऐसे आया, यहाँ मुड़ा, यहाँ, तो पूरे बादल को ही, पूरे आकाश को ही ये क्या कर देता है, नीला कर देता है। इस घटना को परकीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को, परकीड़न कहते हैं। तो याद रहे परकीड़न के बारे में। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया इस चीज से संबंधित, तो यार आप लोगों को नर्वस नहीं होना चाहिए। जिंदगी के लिए आप लोग अभी बहुत, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और बहुत फास्ट बनने की कोशिश मत करिए, आराम से अपनी चीज़ों को करिए। आगे जो चुनौतियां हैं उस पर आप लोग, ये नहीं कि आप 2 नंबर 3 नंबर आपका किसी तरीके से गलती हो गया तो आप मर ही जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत चीज़ों को, बहुत लोगों को देखा है और देख भी रहा हूँ। तो खैर प्रवचन देने की मेरे पास में वो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको आ गया। अभी आपके पास और क्या आ सकती है, तो मैं एक चीज़ अभी और बता रहा हूँ, रुकिए आप लोग। आप लोगों को बताया था कि जो मेरे पास में होता है, एक होता है मेरे पास में, ये फोर्स होता है, फोर्स। तो क्यों वे पापी ना, फोर्स, क्यों वे पापी, निकल बाहर, तुझे अपना फोर्स दिखाता हूँ, तुझे अपना बल दिखाता हूँ। एक तो ये हो गया ना। ओके, दूसरा होता है या इज इक्वल टू, क्या आता है, बिल, बिल से निकल पापी। सिर माने पापी होता है, मतलब पाप वही पापी। तो बिल से निकल पापी, आज तुम्हें अपना पावर दिखाता हूँ। तो दो क्वेश्चन, मतलब दो तरीके का ये आपके पास इक्वेशन है, मतलब समीकरण है या फिर सूत्र है, तो दोनों पे सवाल आ सकते हैं। अब सवाल ये है आप लोगों के दिमाग में, मेरे नहीं, आप लोगों के दिमाग में, सर ये सवाल कैसे मैं पहचानूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सवाल कैसे आप पहचानेंगे इसको मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि पहले मैं इसको बता रहा हूँ। अब आ गया कि एक धारावाही चालक जिसकी इसको क्या लिखा जाए, थोड़ी सी ताकि इसी को ले जाए। चलो नहीं, पहले मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, मैं पहले इसको ले लेता हूँ, क्योंकि अब क्या मिटाऊं। एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है, 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय
क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। उस पर लगने वाले बल की गणना करो। एवं मैं पढ़ दूं, एक धारावाहिक चालक जिसकी लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर है ना, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया, उस पर लगने वाले बल की गणना कर दो। एग्जाम्पल बन गया ना। मैं अब देखो, ये अगर तुम्हारे पेपर में देता तो काफी लंबा चौड़ा देगा। इतना बड़ा लग रहा है, डर लग रहा है, पर समझो ध्यान से इस चीज को। अच्छा मैं देख लूं उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा जगह बनाने के लिए 1 मिनट बेटा, क्योंकि अब मुझे तो इससे मतलब है। यहाँ नीचे, यहाँ, ओके, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ी सी आप लोग हल्का से पेशेंस रखिए। यहाँ पर जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस चीज़ को मुझे देखना है तो मुझे खुद दिख रहा है, आंखों से ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक धारावाहिक चालक जिसकी लंबाई 2 मीटर है। तो यल कितना है? 2 मीटर, सही है। लंबाई 2 मीटर है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान कितना बाबू? ये तो यल है, आई बता दो। आई अपने पास है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र है? इतना। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं ना, तो बी बराबर कितना बेटा? बी का कितना? 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। ओके, उत्पन्न होता है। यह तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत मतलब थीटा कोण कितना? 90 डिग्री हो गया। पर रखा गया, उस पर लगने वाले बल हमको बताना है, सही है। अब देखो ध्यान से, धैर्य रखना चाहिए अपने आप में। डर करके काम करोगे तो फिर परीक्षा को क्रैक कैसे करोगे? बीएससी में से कैसे करोगे? और आगे भी प्रोफेशनल डिग्री कैसे करोगे? आप लोग को समझना चाहिए ना, बेसिक सब चीज नहीं समझ में आता आप लोग को। तो देखो यहाँ पे ये बात लगाएंगे कैसे? मुझे पता है कि बी का मान, यहाँ पे देखो बी का भी मान दिया हुआ है, फिर मुझे आई, देखो आई का भी मान दिया हुआ है, यल, मुझे यल का भी मान दिया हुआ है, साइन थीटा, थीटा का भी मान दिया हुआ है, और पूछा क्या बल यफ, तो यफ, ठीक है। करना ऐसे ही आएगा, इससे कठिन नहीं आएगा यार, मैं क्या ही बोलूं तुम लोगों से। अब देखो यफ इज इक्वल टू बी, बी का मान कितना? 4 रख लो, गुणे, बताओ आई का मान कितना है तो मेरे बताओ? 2, गुणे यल का मान कितना है? 2 गुणे, जरा बताओ साइन और थीटा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। तुम लोग खुद बताओ, ये 4 दूना 8 दूना 16 है, 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 है, सही है। साइन 90 का मान 1 होता है, तुम्हें और हमें सबको पता है। तो बताओ ओवरऑल वैल्यू 16 है, और फोर्स है तो न्यूटन इसका मात्रक होता है, न्यूटन लास्ट में लिख देना, मात्रक लास्ट में लिख दिया जाता है। तो 16 न्यूटन, 16 न्यूटन क्या आ गया बाबा? 16 न्यूटन इसका बल आ गया। तो ये तुम्हारा आंसर है। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो अब एक तो इस पे हो गया, अच्छे से इसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके। अगर जिसको धीमा लग रहा हो 2x की स्पीड से कर ले, और जिसको कम लग रहा हो 0.5 की स्पीड से इसको देखे, प्लीज समझो। यहाँ पे मैं कुछ सुनाना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये हो गया। अब मैं इस पे आ रहा हूँ, इस पे लगाऊंगा आपकी बार, तो इसको ज़्यादा मोटा नहीं, नोट कर, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ।
एक इलेक्ट्रॉन किसी 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को तो V से दिखाते हैं, कितना है उतार लो, 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत होता है तो थीटा कितना होता है? थीटा हमारा होता है 90 डिग्री। सही है। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 2 मीटर, यहाँ 2 है बेटा, ये 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो v कितना है? v हमारा है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। डेसिमेट करो तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करो, यही तुमसे पूछा है। ओके, क्या करते हैं यहाँ पे फार्मूला लगाओ, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पर सर आपकी बात तो क्यू वी बी साइन थीटा लगा दी है, ये साइन थीटा है। अब देखो जरा v क्यों लगाया, क्योंकि देख यहाँ पे लगभग 2 मीटर पर सेकंड के वेग, यहाँ पे वेग की बात आई है, और वेग की बात आई है तो हम बताओ आई एल यानी कि ये वाला तो फार्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि v आया है तो v वाला लगाएंगे, क्योंकि वेग आया है ना। तो यहाँ पे q मतलब आवेश, तो आवेश देखो इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं हमको और आपको पता है, अगर नहीं है तो आप मतलब क्वेश्चन में दिया भी रहता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में आवेश दिया रहता है। तो 1.6 गुणे 10 पे -19 ये होता है, ये 19 है बेटा, अरे ये 19 है भाई, -19 ओके। और गुणे v कितना अपना है, देखो v अपना ये 2 है, इंटू ये b कितना है 4, ये 4 हो गया, इंटू अब आप देखो कि आपके पास में क्या है, आपके पास साइन है, यहाँ साइन है ना, तो साइन लगाइए। और देखो थीटा का मान कितना है बाबू, थीटा लंबवत है ना, तो लंबवत 90 डिग्री लगा लो। अब आप खुद सोचो कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 4 गुना 8 है ना, या फिर ऐसे कर लो इसको, ये 16 मान के चलो, इसको 16 गुना 32 का मतलब 3.2, सही है। और ये 4 तो अभी आपके पास है 4, और देखो साइन 90 का मान 1 होता है तो उसको मैं निपटा दिया। अब कितना बचा, देखो ये भी हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया और ये भी हो गया ना, तो गुणे कितना है 10 पे -19, सही है। अब इसका गुणा कर लो, 4 गुना 8 और उसके बाद में फिर 4 3 12, तो तुम्हारा 12.8 ये हो गया, और गुणे 10 पे -19, ये तुम्हारा इतना फोर्स आया, और फोर्स है 3 न्यूटन लिखोगे इसको, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। खत्म। अब अगर सोच लो कि अगर ये 10 लोग इधर लाओगे तो 1 प्लस यहाँ बढ़ जाएगा, 1 प्लस बढ़ जाएगा, इसका मतलब 10 में 18 हो जाएगा। मतलब कि अगर f बराबर 1.28 कर रहे हो तो 10 प्लस 1 इधर लाए हो तो क्या करोगे तुम, 10 पे 1 बढ़ जाएगा +1, तो मतलब कि 19 था 18 हो जाएगा न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा यार, आप लोग पता नहीं क्यों परेशान हो जा रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं होना परेशान। तो देखो आप लोगों का जो मोस्ट प्रोमिनेंट है उसे तो आना ही आना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में है कि आप कह रहे हैं कि ये आपके पास में ये है, और आपको हमको सबको पता है ये चीज़ें पूछ सकता है। देखो ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, फिर देखो ये है, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ, और ये ऐसे, और ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। और ये प्लस होगा और ये निगेटिव होगा। अब मान लीजिए इसने कह दिया कि ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, और आपको ये दे दिया है, और ये वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट। और कह रहा है कि इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रही है, एक करंट टोटल करंट, मतलब आई का मान पूछा है। ओके, इस तरीके से कर देगा तो आई का मान तुमसे पूछ रहा है,
तो आई का मान तुमको नहीं पता है, पर ओम का नियम तो पता है ना, V बराबर कितना होता है, I इंटू आर। V तुम्हें पता है, हाँ, तो यहाँ बार लिख दो। I तुम्हें पता है, बिल्कुल नहीं, I रहने दो, और यहाँ इंटू है ना, इंटू है, आर तुम्हें पता है, पर पूरा हमको चाहिए ना, पूरे सर्किट में करंट पूछ रहा है, तो पूरा हमको चाहिए। ओके, क्या पूरा चाहिए, पूरा आर चाहिए, ये आर और ये पूरा मिला कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दो, वहां मुझे आर चाहिए, टोटल आर। तो देखो यहाँ से करंट चलेगा ऐसे, फिर यहाँ चलेगा करंट, यहाँ पे आके इसको दुविधा हो जाएगा करंट को कि मैं इधर चलूँ कि इधर चलूँ। लोगों ने कहा कि भैया तू इधर चलो, तो कुछ ने कहा इधर चलो, ये इधर गया। तो जरा सोचो कि अगर मान लो अभी ये कितने से जा रहा है, अभी तो मैं मान लिया कि ये आई से जा रहा है, कितना से जा रहा है, आई से। यहाँ पे जब गया तो ये I1 हो गया, और इधर ये कितना हो गया बेटा, I2 हो गया। कितना हो गया, I2। ये सवाल तो सब मैं लगवाया था, आप लोगों की लापरवाही है, ये जड़ नहीं है, ये 2 है। अब देखो इसमें करंट कितना जा रहा है, अब देखो यहां से आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला बढ़ चुके हैं, है ना। कौन बढ़ चुके हैं, मतलब कि दो, देखो यहाँ पे I1 करंट चल रही है, इसमें I1 करंट चल रही है, और इसमें I2 करंट चल रही है। अब जरा आप बुद्धि लगाओ, और बुद्धि लगा करके मुझे बताने की कोशिश करो कि यहाँ पर आपके पास करंट कब बढ़ता है। करंट जब बढ़ती है तो उसको हम समांतर क्रम कहते हैं। करंट जब बढ़ती है तो हम समांतर क्रम कहते हैं। तो यानी कि 2 ओम इनके साथ में समांतर क्रम में है, यानी कि अच्छा, अगर करंट नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब श्रेणी क्रम है। अगर करंट नहीं बढ़ रहा है, देखो करंट इसमें कितना करंट जाएगा, I2, और इस 1 ओम में कितना करंट जाएगा, I2, यानी कि इसमें भी I2 करंट जाएगा, इसमें भी I2 करंट जाएगा। तो ये दोनों में करंट तो नहीं बढ़ रहा है। तो अगर करंट नहीं बढ़ रहा है तो ये तो श्रेणी क्रम हुआ, और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2। तो बताओ बेटा, R1 का मान भी 1 है और R2 का मान भी 1 है, तो टोटल 2 हो गया, 1 + 1 तो कितना हो गया बेटा, 2। तो 2 ओम हो गया। R का मान, कौन सा R, ये वाला, इतने का मान 2 है, कोई समस्या नहीं। अब देखो ये I1 क्या है, I1 का मान कितना है, 2, और ये कितना है, पूरा 2। देखो निकाले अभी, ये 2 है, यानी ये पूरा मिला के 2 है, और ये भी कितना है, 2 है। बताओ इस 2 ओम प्रतिरोध में, ध्यान से समझना, इस 2 ओम प्रतिरोध में करंट कौन सा जा रहा है, I2, और इस 2 ओम में, यानी कि 2 ओम प्रतिरोध में करंट कितना जा रहा है, I1। इसमें इस 2 ओम में I2 जा रहा है, इस 2 ओम में I1 जा रहा है। बताओ करंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो करंट बढ़ गई। अगर करंट बढ़ता है तो समांतर क्रम होता है। इसका मतलब ये जो 2 ओम है, अब तुम लोग कहोगे कि एक ओम लिखा है, अरे भैया ये तो 2 हो गया ना मिलके, और यहाँ पे 2, ये 2 इस 2 के साथ में कैसा है, समांतर की श्रेणी, क्योंकि करंट अलग अलग जा रहा है तो समांतर क्रम होगा, यानी ये 2 ओम इस 2 ओम के साथ में समांतर क्रम में है। तो देखो समांतर क्रम के लिए होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। आप बताओ 1/R1, इसको R1 मान लो, मतलब किसी को एक मान लो इसको मान लिया, तो प्लस R2 का मान कितना है, तो इसको अगर R2 मानोगे तो भी मतलब 1 2 ना, तो 2 यहाँ पे 2 हो गया। बताओ हाफ और हाफ, ये हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ 1 होता है, तो 1/R का मान कितना हो गया, 1/R का मान 1 हो गया। जरा सोचो 1/R का मान 1 हो गया, और 1 को मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/1 लिख सकता हूँ। याद करो अच्छे से, 1/R को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 लिख सकता हूँ। अब जरा सोचो 1 से 1 गया तो R का मान कितना है, 1, यानी इस पूरे का प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध 1 ओम है। तो इस R की जगह पे मैं 1 लिख दूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे I का 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, I, तो यहाँ पे 12 I का मान आ गया, I का मान 12 क्या, I = 12, और ये क्या हो गया
एम्पियर, 12 एम्पियर की करंट भी इसमें चल रही है। 12 एम्पियर की इसमें करंट भी चल रही है। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ओके, तो फिर इसको मिटा करके अगले में जाते हैं। ओके, लिखो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे, कभी कभी ऐसे भी दिमाग खपाने के लिए दे देता है, यहाँ पे ये ऐसे, ये, फिर ये ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे करके देगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके दे देगा, ऐसे, फिर यहाँ पर भी ऐसे ऐसे करके देगा, फिर यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे जब आएगा तो भी ऐसे ऐसे करके देगा। ओके, और फिर इसको और इसको मिला देगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आसान है ना? यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये प्लस है और ये माइनस है। मान लो ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ऐसा रहे। क्या करेंगे? और मान लीजिए कि आपकी बात मुझे ये कह रहा है कि मुझे करंट पता है। मुझे करंट पता है क्या? नहीं, करंट को काट लेते हैं। चलो यहाँ से देखो, ये अपने पास 4 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ पे मुझे करंट का मान पता करना है। ओके, तो फिर ओम का नियम याद कर लो। ओम बराबर को V बराबर I इंटू R होता है ना? होता है कि नहीं होता? होता है। ये 4 लिख दो यहाँ पे, 4 लिख दो बराबर I, मुझे कहाँ पता I पता रहता तो काम ही चल जाता। R, टोटल R। देखो जरा, यहाँ करंट, यहाँ देखो, यहाँ करंट I1 और यहाँ पे करंट I2। बोल दो। अरे वही है एकदम आसान से। एक देखो, I1 इसमें, I1 इसमें और I1 इसमें, तीनों में चलेगा तो डायरेक्ट जोड़ दो। 1 तो 3 और 1 4, ये पूरा मिलाया और कितना बना दिया? 4 ओम। इधर आ जाओ, I2 में कितना? 1 2 3 और 4, ये पूरा मिलाया और कितना बना दिया? 4। पर ध्यान से, इस 4 ओम में I2 करंट चलेगा, इस 4 ओम में I1 करंट चलेगा, तो दोनों में करंट तो बढ़ गया। करंट किसमें बढ़ता है साहब? करंट बढ़ता है समांतर वाले में ना। और समांतर के लिए क्या लगता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो कितना हो जाएगा? 1/R1 मतलब 2, अरे 4 ये होगा, और प्लस R2 कितना? 4। तो जरा सोच के देखो, 4 मतलब 4 और 4 का 4 ही होगा, कट गया, 2 हो गया, और ये 4 4 कट गया, ये 4 और 4 कटा तो 2 कहाँ से हो गया? 1 हो गया ना, और ये 4 और 4 कटा तो 1 हो गया। 1 1 2, 2/4, 2 करना 2, 2 दूना 4। तो 1/R का वैल्यू कितना आया? 1/R का वैल्यू 1/2 आया। 1 से 1 उड़ा दो तो R का मान कितना? 2। R का मान कितना? 2। R का मान कितना? 2। तो 2 आपके पास में यहाँ 2 लिख दोगे, लिखोगे ना। तो यहाँ पे 4 और ये तो इधर आएगा, इंटू है तो बटे में हो जाएगा, 2 दूना 4। तो I का मान 2 एम्पियर आ गया। कितना एम्पियर आ गया बेटा? 2 एम्पियर आ गया। आंसर हो गया, खत्म हो गया। अब पता नहीं किस चीज के लिए तुम लोग क्या सोचते रहते हो, यही सब सवाल है। अब कहोगे सर एक अजीब सवाल आता है कि कितना जोड़ दे तो कितना बन जाएगा, है कि नहीं? तो आप लोगों को ये चीज़ मैं बताया हूँ और काफ़ी लेट नाइट हो गई। वो चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि होता ना कि कितना जोड़ दे तो मतलब कितना इसमें जोड़ दिया जाए तो 4/3 या फिर 2 ओम हो जाएगा,
ठीक है। इस तरीके का आप लोग के विद्या क्वेश्चन में है, तो प्लीज उसको एक बार आप लोग विजिट कर लेना, उसको देख लेना। मैं आप लोगों को कराया भी हूँ, अगर आप लोग ऑनेस्टली मेरी क्लास को देखे रहे हो कोचिंग में, तो मैं उस चीज़ को कराया हूँ और बहुत आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ को डील करना नहीं है। तो मैं अभी आ जाता हूँ अपने केमिस्ट्री पे। ओके, मैं केमिस्ट्री में थोड़ी कुछ बता दे रहा हूँ, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बायोलॉजी में वही सब आप लोगों को पता भी है कि हार्ट की स्ट्रक्चर और हार्ट के बारे में पूछ लेता है, लसिका के बारे में, ब्लड के बारे में पूछ लेता है। फिर जो बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, जो कि आप वनवांशिकी का, जैसा कि मेंडल का नियम आप लोग जानते हैं। फिर जो लास्ट वाला जो हमने पर्यावरण में पढ़ाया था, वो एकदम उसमें से क्वेश्चन आने ही हैं, पक्का आएंगे। और जो जो मैं नाम ले रहा हूँ उसको प्लीज आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है साहब, एक्सपीरियंस बोलता है। मैं फिर कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आएगा, मिलेगा सारे क्वेश्चन आप लोग को, तो प्लीज उन सबको कर लेना। और बीच में जो आपके पास में ये ओम का नियम तो मैंने बताया, ओम के नियम पे ऐसे सवाल आए कि, और एक जो मैं भूल रहा था, प्लीज 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 इस चीज को समझ लेना। जो वाट घंटे के सवाल आते हैं यार, वाट घंटे के सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूँ उसका। जैसा कि अपने पास में मान लीजिए है, मैंने आप लोगों से कहा कि आप एक घर में 1.5 किलोवाट की एसी लगी है, मतलब इनकी पावर उतना है, 1.5 किलोवाट की लगी है, एवं 8 वाट की बल्ब दिन में 10 घंटे चलती है। एक महीने में कितना पैसा बिल के रूप में आएगा यदि 1 यूनिट की कीमत 4 रुपए हो। एक घर में 1.5 किलोवाट की एसी लगी है एवं 8 वाट की बल्ब दिन में 10 घंटे चलती है। एक महीने में कितना पैसा बिल के रूप में आएगा यदि 1 यूनिट की कीमत 4 रुपये हो। ओके, तो यूनिट की संख्या पहले निकालो, या टैरो मत, सुनो ना, यूनिटों की संख्या, यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, ये कितना वाट है और कितने आपके घंटे हैं, सही है, और उसके अलावा कितने दिन की बात हो रही है ना, तो महीना है ना, तो महीना में वहां लिखा रहेगा कि 30 दिन का, क्योंकि महीने कभी 30 दिन के भी होते हैं, 29 का भी होता है, 28 का भी होता है और 31 का भी होता है, तो वहां पे यहाँ लिखा रहेगा महीना पर नहीं लिखा रहेगा, उस महीने में क्वेश्चन लिखा रहेगा कितने दिन है ना। तो देखो, वाट घंटे, और यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएंगे, वाट हो गए, घंटे हो गए, और ये आपके
महीने हो गए। ओके, वाट घंटे, यहाँ पे वहीदा रहमान, तो वहीदा वाट घंटे, और यहाँ पे डे मतलब दिन, डे मतलब दिन, यहाँ पे दिन होगा बटे 1000। ये आपका क्वेश्चन है यार, खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी आप लोग नर्वस मत हो, देखो जरा, वाट कितना है, किलो वाट है ना, किलो वाट को वाट में बदलोगे तो 1.5 गुणे, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, पहले देख लो तो नहीं दिख रहा है यार। अच्छा रुको, एक मिनट, मैं कुछ लिखते चला जा रहा हूँ और आप लोगों को सॉरी बेटा, सॉरी, थोड़ी सी, तभी तो मैं कह रहा हूँ अजीब लग रहा होगा तुम लोगों को ना। हाँ आप देखो, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। देखो यहाँ पे फिर से मैं सुना दे रहा हूँ प्लीज। एक घर में 1.5 किलोवाट की एसी लगी है एवं 8 वाट की बल्ब दिन में 10 घंटे चलती है। एक महीना यहाँ दिया रहेगा 30 दिन, मतलब जितना भी रहेगा वो यहाँ दिया रहेगा, क्योंकि महीने 29 का भी होता है, 28 का भी होता है, और 30 का, 31 का, कुछ भी होता है, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन 29, 28, 30, 31 होता है। तो अब अगर यहाँ महीना सिर्फ लिखा रहेगा ना, तो पता नहीं किस महीने का मतलब किस महीने का निकालना है, और उस महीने में 31 दिन होंगे, 31, तो इसलिए ना वो क्या करता है, यहाँ दर्शा देता है। आप लोग अपने देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है में कितना पैसा बिल के रूप में आएगा यदि 1 यूनिट की कीमत 4 रुपये हो। तो यूनिट की संख्या सच पर भैया, यूनिट की संख्या निकालेंगे ना, अगर यूनिट की संख्या निकल जाएगा तो आराम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखो जरा, वाट कितना है, किलो वाट है ना, तो किलो वाट को वाट में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। तो जब ऐसा आप करोगे तो देखो 1 दशमलव से ये गया तो कितना होता है, 1500 हुआ, कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हुआ ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1500, सही है। फिर देखो घंटे, कितने घंटे चल रहे हैं, 10 घंटे, 10 लिख दो, गुणे दिन, कितने दिन भैया, 30 दिन, 30 लिख दो, बटे ये 1000 है, सही है, ये फार्मूले में होता है। ओके, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, बचा कितना, 150। अब देखो ये तो कट ही गया ना, तो 150 का नाम 150 होता है, तो 150 तिया कितना होता है, आई मीन 15 तिया बताइए, 450, कितना, 400, 450, तो 450 यूनिट हुआ, सही है कि नहीं, तो 450 यूनिट हुआ। मैं जरूर देख लूँ कि हाँ ठीक है, दिख रहा है, तो 450 यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट का दाम 4 रुपये है, तो आप खुद ही सोच लो कि 4 गुणे ये 4.5 कहीं, क्योंकि 450 यूनिट हो रही है, 1 यूनिट का दाम 4 रुपये, तो 450 यूनिट का दाम गुणा कर लीजिए, तो 4 शून्य शून्य होगा, और 4 पच्चीस 20, तो शून्य हाथ में आया 2, 4 चौका 16, 2 18, बाप रे, 1800 रुपये, कितने रुपये, 1800 बिल, 1800 रुपये, अरे यार तुम सवाल यही है। तो इस तरीके का सवाल आएगा, मीन्स आएगा, तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा, प्लीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आएगा क्वेश्चन, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैं, मुझे लग रहा है कि मतलब आने को तो आएंगे, पर जो मैंने इसमें बताया ना वो मोस्ट प्रोमिनेंट है, सो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। इसको हम मिलेंगे आपके पास में। सबसे पहले क्या पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया C2H4O, और ये क्या देता है, सपोज करो कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया उसने यहाँ पे क्या करेगा, OH नहीं, OH अगर देगा तो फिर एक दे देगा आपके पास में C2H2OH, फिर दे देगा C2H5OH, फिर दे देगा तो एक क्या आपको दे देगा, आपको दे देगा कि C3H6OH, और ये बोलेगा कि इसमें से आपका एल्कोहली समूह या फिर एल्कोहल नहीं है। तो देखो बेटा, ये एल्कोहल नहीं हो सकता, कारण ये है कि देखो यहाँ से नहीं
भाई साहब यहाँ से OH नहीं मतलब है। अब गुरुजी तो बताए तो OH एल्कोहल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये चीज़ अगर देखोगे तो 1 2 यहाँ पे H है, 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 बैलेंस हो गया। इसको देखो जरा, 1 2, ओके। फिर आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा है 4 H है ना, तो 1 H यहाँ लगा दो, 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 कितने हो गए? देखो 1 2 3, 1 2 3, ओके। और फिर O और ये H, तो सब तो सही है, पर यहाँ पे गलती कहाँ है? देखो 1 2 3, यहाँ पे डबल बांड करो। अगर डबल बांड करोगे तो ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? आप कहोगे कि सर ये कहाँ जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 4 और 5 है, तो जब 5 है तो इसका मतलब यही बनेंगे। और अगर आप यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 4 करना चाहेंगे, अरे मतलब यहाँ पे 4 अगर आप करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? 4 करेंगे तो ये दोनों हटाना पड़ेगा, और हटाओगे तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, तो इसलिए कह रहे हो ये नहीं बनेंगे। और ये भाई साहब इनको देख लो, पकड़ो इनको, इधर लाओ, 1 देखो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पर 2, ठीक है। फिर अपने पास 5 और 6, मान लो कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6, क्योंकि 6 आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो बताओ O कहाँ डालोगे? आप कहोगे कि अरे सर डाल सकता हूँ, अच्छा लेकिन सॉरी इसकी मुझे बताना है ना, मैं ये तो ये क्या ही यार क्या बताऊँ, मैं क्या ही बताने चला। देखो यहाँ पे ये कितना था? C3 था, ये S6 था। मैं इसको बता रहा था, इसको। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन टोटल 3 है। तो मान लो 3 हाइड्रोजन है, तो 1 यहाँ लगा दो, 1 फिर ये हो गया। तो फिर बताओ अगर तुम यहाँ पे OH लगाना चाह रहे हो, यहाँ पे OH, देखो 1 2 3 4, 4 तो हो गया, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा है। फिर देखो आपके पास हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 3 हाइड्रोजन है। तो बताओ यहाँ पर आपको 1 2 3 ही बांड है ना, और 4 बांड होना चाहिए। 4 बांड होने के लिए 1 हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, पर आप 1 हाइड्रोजन जैसे ही लाओगे तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कि गया। फिर कौन बचा? ये वाला, आओ इनको निपटो। ये 1 2 3, यहाँ पे OH है, चलो कोई बात नहीं, पहले हाइड्रोजन 7 है, 6 और 1 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और देखो हाइड्रोजन 6 1 7, तो 3 ऊपर 3 नीचे, 6 और 7। तो बताओ O क्या करेगा? O अकेला नहीं रहेगा ना, H के साथ रहेगा, क्योंकि आप एल्कोहल कह रहे हो। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा एल्कोहल कौन से हैं, अब एल्कोहल है तो OH लगाना पड़ेगा, और जब OH लगा रहे हो तो 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 3 3 6 1 7 और 1 8, जबकि तुम्हारे कितने दिए? 6 1 7 दिए, गया। इलिमिनेट कर लोगे? यस। आगे बढ़ते हैं। आगे में कुछ ऐसा है कि आपसे ये पूछेगा कि आप मतलब पूछने को तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं यार। जैसे मान लो तो पूछेगा कि IUPAC नाम याद रख लेना, IUPAC नाम पूछता है, तो तुम्हारे पास में C और ये है, तो मान लो ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है। आप कहेगा कि इस पे आप क्या करो, यहाँ पे निकल की उपस्थिति में हीट करो और हाइड्रोजन ले लो। क्या ले लो? हाइड्रोजन। तो फिर क्या बनेगा, है ना? तो देखो ध्यान से, ये आपके पास में एथीन है। क्या है? एथीन, डबल बॉन्ड है, मतलब कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट, तो इसकी बांड टूट जाती है, ये बांड इसके टूट जाते हैं, ठीक है। जब बांड टूटेंगे तो एक कार्बन, ये वाला कार्बन जो है इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन बैठे हैं दो, और हाइड्रोजन के बीच में क्या बांड, H और H के बीच बांड है, पर ये हीट क्या करेगा? इन बांड को तोड़ देगा, तोड़ेगा,
तोड़ेगा तो फिर क्या होगा, एक ये खाली हो जाएगा, एक ये खाली हो जाएगा, ये खाली होगा यहाँ पे आ जाएगा। ओके कोई बात नहीं। देखो ये वाला इसके साथ आ जाएगा और ये वाला इसके साथ आ जाएगा। क्या बनेगा भैया, तो आगे देखो क्या बनेगा, सी ये हो गया, कितने एच हैं, 2 एच है, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, और एक एच यहाँ भी तो आया, ये वाला यहाँ आ गया, मतलब 2 एच तो पहले से था कि नहीं था, था। फिर एक एच यहाँ पे आ गया, तो बताओ 4 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। तो क्या बना, एथेन बना। तो एथीन से यानी कि एल्कीन से एल्केन बनाने का एक तरीका है, बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखो। सर इसके अलावा आप और कुछ बताओ सर, कोई बात नहीं और सब समझो। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास में सी, और अगर मैं सही हूँ तो C2H5OH, अगर ये रहे और क्या दे दे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे दे, तो फिर क्या करोगे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया और कहा उसने 140 डिग्री पे क्या कर दो, गर्म करो, 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है। तो फिर क्या करोगे, यहाँ से C2 और देखो यहाँ से पानी निकालोगे ना, देखो यहाँ पे 5 और ये 6 है, एक ऑक्सीजन निकालो तो ऑक्सीजन गया, और हाइड्रोजन 2 निकालो तो 2 हाइड्रोजन चला गया, तो क्या चला गया, H2O चला गया। तो यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 बचा, कौन, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लगा, खत्म। क्या बना, ये बना एल्कोहल से एथीन, क्या बना, एल्कोहल से एथीन। सर यही सब आएगा क्या, हाँ ये आ सकता है यार, मिटा दो। ओके सर, और क्या पूछेगा, और पूछेगा आपसे निम्न में से एल्केन कौन सा है, जैसे दे दिया आपके पास में C3H8, फिर आपके पास में दे दिया C3H7, CH3, फिर आपको दे दिया CH3 के अलावा आपके पास में क्या दे दिया, आपको दे दिया C4H9। तो 1 2 3 4, अभी 4 में से क्या कहेगा, कहेगा कि मतलब वो पूछने का इसका तरीका है, कहेगा कि इसमें से कौन असमजात है, मतलब कि कौन ऐसा है जो समजात नहीं है, यानी कि अलग है, मतलब चारों में से 3 तो एक जैसे होंगे, या यूँ कहो कि एक श्रेणी से होंगे और एक अलग होगा इन चारों में से, ये और ये। तो आओ देख लेते हैं कैसे होता है ये, बस कुछ करना नहीं है यार। यहाँ पे देखो, अगर एक एच तुम जोड़ दो, इसमें एक एच क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, सही है ना, कोई समस्या, ओके। फिर देखो यहाँ पे CH3 है, एक एच जोड़ोगे तो CH4 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप एक एच जोड़ोगे तो C4H10 हो गया, सही है। अब देखो ध्यान से, ये C3H10 क्या है, ये 1 2 3 खोल लो, 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H, पूरा है, हाँ एल्केन है। मैं नाम एल्केन नहीं है भाई, इसका प्रोपेन नाम है, क्या नाम है, प्रोपेन, कहीं 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है। पर और देख यहाँ, इसका भी तो मुझे पता है, H मीथेन, पता है ना मीथेन, ये भी एल्केन श्रेणी का है, ये भी एल्केन श्रेणी का है, मतलब ये एल्केन श्रेणी का है, ये भी एल्केन श्रेणी का है। इसको देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3, यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3, 6 हाइड्रोजन, 2 8 हाइड्रोजन, 1 9 हाइड्रोजन, और यहाँ पे बचा रहा है ना 10, तो कितना C4H10। तो ये भी क्या है, एल्केन श्रेणी का है, तो 3 एल्केन श्रेणी का है, ओके। तो कौन सा नहीं है ये, अरे इसमें लगाया तो कितना आया, अच्छा इसमें लगा देखो, इसमें क्या लगाओगे, ये तो बेचारा रो रहा है वैसे ही, 1 2 3, तो देखो चेक करो। अब यहाँ पे H कितने बार, 8 बार है ना, 1
2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है कि नहीं? पर देखो ये तो 8 है, पर ये वाला 8 नहीं था। मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बातें? ये आपके पास एल्केन था पहले से ही, लेकिन ये पहले से एल्केन नहीं था, ये पहले से एल्केन नहीं था, ये पहले से एल्केन नहीं था। यानी कि इनमें एक एक H जोड़ करके एल्केन बनाए गए, यानी ये एल्किल समूह के तीनों थे। बाकी यही एक ऐसा था जो एल्केन श्रेणी का था, तो इसका मतलब यही अलग था, ये तीनों सेम थे। आई होप बात आगे समझ आ रही है। ओके, इसी प्रकार से आपके पास में नामकरण जरूर पढ़ लीजिएगा, नामकरण पढ़ लीजिएगा।